हाल ही में एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर की मिल चुकी होगी। अगर अभी तक आपको आंसर की नहीं मिली तो उसके लिए इवन कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल ये एग्जाम जो है 20 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया गया था। कंडक्ट करवाने वाले जो डिपार्टमेंट है वो एसएससी ही है। तो जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम रहेगा एसएससी से रिलेटेड या अगले साल के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी एग्जाम है एसएससी का, चाहे वो 20 क्वेश्चन का सेट रहता है रीजनिंग का, चाहे 25 का, चाहे 50 का या 30 क्वेश्चन का, अगर मैं टीयर 2 की भी क्यों ना बात करूं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं जो मे बी थोड़े टफ लेवल के हों, टाइम कंज्यूमिंग हो, मे बी आप उसका अगर आंसर निकालने जाएं तो वो गलत भी हो जाए, कई जल्दबाजी में अटेम्प्ट कर देते हैं ना। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास मार्क एज रिव्यू या स्किप करने का ऑल्टरनेट होता है एग्जाम के अंदर। तो डिसीजन मेकिंग आपकी, आपको खुद पता है कि किस टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, किसके ऊपर ज्यादा होल्ड बना हुआ है, उस टॉपिक को आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करते हो। तो जो भी एग्जाम की आंसर की रिलीज हुई है, काफी शिफ्ट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे रैंडम टॉपिक्स को मिला के जहां पर डिफिकल्टी लेवल का कुछ ज्यादा ही था, मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इस सेशन में हम देखेंगे। नियर अबाउट 25 या 26 क्वेश्चन होंगे, तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन आपके लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को लेके था। 2-3 शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है स्टूडेंट्स के माइंड में। ओवरऑल जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही था। तो यहां पर आपको जो वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, म्यूनिश, यूरोप और बवारिया, ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको लॉजिकली आपको अरेंज करना था एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन का रेफरेंस जो है आप ऑप्शन के थ्रू लगाएं तो नंबर 4, मतलब कि यूरोप जो है वो सबसे पहले अरेंज होगा सीक्वेंस वाइज। तो ये हो सकता है कि यूरोप में, अगर मैं बात करूं, यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे सेंट्रल यूरोपियन भी एक पार्ट जो है किसी को इंडिकेट करना हो तो कहा जाता है। तो वेस्टर्न यूरोप जो है वो यूरोप का एक फर्दर सब पार्ट हो गया। मतलब 4 के बाद हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस किसका बनता है? वेस्टर्न यूरोप का। और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में से एक कंट्री रहती है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी के अंदर अगर हम डिफरेंट स्टेट की पास बात करें तो उसमें बवेरिया जो है एक स्टेट है, और उसी की ही जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूनिश। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? 4 1 2 5 3, जो कि आपको डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आए हैं सभी शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूं। ऐसा नहीं है कि सारे टफ लेवल के हैं, इजी लेवल के भी था, बट हम ट्रिकी क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। अगला, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एनोलॉजी के अंदर वर्ड एनोलॉजी के भी थोड़े टफ क्वेश्चंस आए हैं, टोटली जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड। काफी ने क्वेश्चन स्किप भी किया हो सकता है। जैसे कि हमें दिया गया है मैंडरिन इज रिलेटेड टू चाइना इन द सेम वे स्वाहिली इज रिलेटेड टू व्हाट। अब मैंडरिन काफियों ने नहीं सुना होगा तो वो क्वेश्चन को तो स्किप करके ही आए होंगे। वैसे देखा जाए मैंडरिन जो है वो चाइना की लैंग्वेज है। मैंडरिन चाइनीज हम लैंग्वेज का नाम बोलते हैं, चाइना की लैंग्वेज कौन सी है? मैंडरिन। तो मतलब ये लगा के चलो पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? मैंडरिन। तो इसी तरह अगर हम स्वाहिली की बात करें तो स्वाहिली जो है वो कौन सी कंट्री की लैंग्वेज है? वो है कीनिया की। कीनिया के अलावा तंजानिया में भी है काफी जनसंख्या जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस का ही रेफरेंस लेके चल रहा हूं तो मुझे यहां पर कीनिया ऑप्ट करना था। नेक्स्ट, नॉन वर्बल
काफी शिफ्ट्स में वैसे आसान क्वेश्चन रहा है, बट 2-3 शिफ्ट के अंदर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, वो हम कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्ट की बात करें एक ब्लॉक के अंदर, तो वो काउंटिंग में कितने हैं? 6। वो सारे के सारे क्या हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो रोटेट हो रहे हैं, एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से हुआ क्या। अगर मैं यहां से ही कवर अप करूं तो यहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, देखिए ध्यान से। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। बट इस वाले ऑब्जेक्ट की जगह एक नया ऑब्जेक्ट यहां पर कंसीडर किया जा रहा है। फिर हमारे पास ये जो स्टार सिंबल था सर्कल के अंदर, वो एज इट इज आया। ट्रायंगल के ऊपर 2 डॉट्स थी, इसको रिप्लेस कर दिया गया स्टार के ऊपर 2 डॉट्स के साथ। उसके बाद स्क्वायर के अंदर एक ब्लैक डॉट आपको एज इट इज अवेलेबल हुआ, और सर्कल की जगह क्या आ गया? यहां पर एक हार्ट का सिंबल आ गया। तो देखा जाए यहां पर जो आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ऑब्जेक्ट था, वो किसी नए ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो रहा है जब हम पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अप्रोच कर रहे थे। इसी तरह जब हम दूसरे से तीसरे में अप्रोच करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सारे ऑब्जेक्ट फिर से एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो रहे हैं। बट ये वाला ऑब्जेक्ट जो है देखो किस में कन्वर्ट हो गया? एक सर्कुलर नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरे वाला ऑब्जेक्ट सेम रहा, फिर उसके बाद ये सर्कल के अंदर जो स्टार था वो भी एक नए ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो गया। स्टार के ऊपर 2 डॉट्स थी, वो एज इट इज आ गई, और स्क्वायर के अंदर जो ब्लैक डॉट था वो रिप्लेस हो गया नए सिंबल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, और ये जो हार्ट का साइन था वो आपको यहां पर अवेलेबल था। तो मतलब कि यहां पर क्या हुआ, जब हम पहली से दूसरी में जा रहे थे तो अगर इसी सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरा, चौथा और छठा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी नए ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो रहा था। बट जब हम दूसरे से तीसरे बॉक्स में ट्रेवल कर रहे थे तो यहां पर ओड पोजीशन पे, मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा ऑब्जेक्ट नए ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा था। तो चेक कीजिए क्या यही कॉन्टिन्यूटी आगे फॉलो हो रही है कि नहीं, क्योंकि पहले से दूसरे में इनकी टर्न आई तो दूसरे से तीसरे में इन तीनों की टर्न आई। अब देखो तीसरे से चौथे में इनकी टर्न आई है या नहीं। जैसे कि ये सारे ऑब्जेक्ट देखिए फिर से एक एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामवृत्त दिशा में फिर से रोटेशन में आ रहे हैं। ये वाला एज इट इज आया, सर्कल देखो एज इट इज आया, और ये वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज आया। तो यहां पर भी कौन कौन चेंज हुआ? ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे बैठा। सेकंड वाला ये देखिए टावर टाइप आई शेप में ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ कन्वर्ट हो गया। स्टार के ऊपर 2 डॉट्स थे तो वो इसके साथ कन्वर्ट हो गया, और हार्ट शेप में जो ऑब्जेक्ट था वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर यही चल रहा है। तो मतलब इसके बाद चेंज होंगे पहला, तीसरा और पांचवा। चेक कर सकते हो, पहला इसके साथ रिप्लेस हो गया, तीसरे वाला इसके साथ रिप्लेस हो गया, और जो पांचवा ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ रिप्लेस हो गया। अब किसकी टर्न होनी चाहिए? दूसरे, चौथे और छठे की। अगर दूसरे, चौथे और छठे की टर्न होनी चाहिए, मतलब कौन कौन रिप्लेस होगा? एक ये रिप्लेस होगा, चौथा ऑब्जेक्ट ये रिप्लेस होगा, और ये डायमंड शेप वाला ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा। कॉमन कौन कौन से रहेंगे? ये स्माइली फेस कॉमन रहेगा, और एक एक पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। उसके बाद एक छोड़ के पहले इनकी पोजीशन को फिक्स कर दो। ठीक है, ये शेडिड है, ये होलो है। उसके बाद एक पोजीशन छोड़ के यहां पर कौन आ जाएगा? स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, सभी ऑप्शन में इन तीनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू ही करना होगा। तो देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। अब यहां पर देखिए ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, स्टार के ऊपर 2 डॉट्स हैं, वो वाला तो कंसीडर किया जा चुका है, बट इन तीनों की जगह नए ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस होंगे। आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये देखिए फिर से यहां पर कंसीडर करके दिया जा रहा है, आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन की बात करें, यहां पर देखिए सर्कल के अंदर स्टार एक बार कंसीडर किया जा चुका था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। ओके, चलिए तो हमें इसी को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये तीनों के तीनों सिंबल्स जो हैं या ऑब्जेक्ट जो हैं वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सीक्वेंस मैच करने के बाद ये ऑप्शन के थ्रू ही करना था आपको। एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी चली जाएगी, टेंशन मत लेना, क्योंकि चीजें आपको डिटेल में आपको कन्वे कर रहा हूं तो इसलिए सॉल्यूशन लेंथी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए स्लीक का कोड गिवन है, फोल्ड का गिवन है, तो हमें याच का बताना था। तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम होते हैं सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे कि यहां पर फोल्ड का कोड हमें दिया गया है कितना? 25। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? हर लेटर की एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। F6, O15, L12, D4। चलो ऐड ऑन करके देखो, 15 और 12 27, 6 33 और 4 कितना हो गया? 37।
तो सभी लेटर की पोजीशन वैल्यू का सम कितना आया 37। कब? जब हर लेटर की पोजीशन हमने बाईं ओर से लेफ्ट साइड से कंसीडर की, बट हमें तो रिजल्ट 25 चाहिए था। तो एक काम करते हैं, अगर सभी लेटर की पोजीशन वैल्यू दाईं ओर से लेके ऐड करके देखते तो फिर वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि यही वैल्यू कितनी हो जाती है 23, ये 21, ये 12 और ये 15, 27 तो यही दोनों मिलके हो जाएंगे। ओ की प्लेस वैल्यू दाईं ओर से 12, एल की पोजीशन बाईं ओर से 15, 27 ये हो गया, 23 ये 50, 50 और 21, देखो वैल्यू जो है बहुत ज्यादा ह्यूज हो रही है, तो हमें इसी से ही काम चलाना है अभी तक के लिए देखा जाए। तो क्रॉस चेक कर लेंगे, तो यहां देखा जाए तो सभी लेटर की पोजीशन वैल्यू बाएं छोर से लेने पे सभी का जोड़ 37 आया। तो 37 से 25 तक जाना है तो कितने नंबर कम करने पड़े? 12 नंबर। तो यही चीज क्रॉस चेक करेंगे यहां पर वर्बली, आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरे का पूरा वर्ड और उसकी प्लेस वैल्यू। ध्यान से देखना, 19 और 12 31 और 10 कितना हो गया 41 और 11 कितने हो गए 52। अब 52 में 12 नंबर कम किए जैसे यहां पर, तो 52 में उधर कितने कम हुए? तो 52 में कम हुए वहां पर 37 बनाने के लिए कितने नंबर कम हुए? 15 नंबर कम हुए। अब देखिए यहां पर 12 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहां पर 15 का डिक्रीमेंट हो रहा है। कैसे? नंबर ऑफ लेटर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन सकता है। नंबर ऑफ लेटर्स स्लीक वर्ड में कितने हैं? 5, तो 3 का 5 गुना कितना हो गया 15, तो 15 माइनस कर दिए। तो यहां पर भी कितने माइनस होंगे? यहां पर भी 15 ही माइनस होंगे। क्यों? नंबर ऑफ लेटर्स 5 है तो 5 का 3 गुना, नंबर ऑफ लेटर्स 4 है तो 4 का 3 गुना, नंबर ऑफ लेटर 5 है तो इधर भी 5 का 3 गुना माइनस हुए। तो मतलब इसमें से -15 करना पड़ेगा। चले आ जाइए, 25 और 1 26 और 20 46 और 3 49 और 8 कितना हो गया 57। 57 माइनस 15 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की कंफ्यूजन आए, हमेशा आपको दूसरे वर्ड के अकॉर्डिंगली आपको ये कंडीशंस क्रॉस चेक करनी है। दूसरे वर्ड का कोड इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप उस डाउट को अपना ओवरकम कर सकते हो। वही चीजें वहां पर अप्लाई करके देख लीजिए। नेक्स्ट सीरीज का पार्ट, 31 से 37 6 नंबर बढ़ गए, फिर 4 नंबर बढ़े, फिर 2 नंबर बढ़े, फिर 6 नंबर बढ़े, फिर 2 नंबर बढ़े, रैंडम नंबर्स बन रहे हैं। काफियों ने यही अप्रोच लगाई होगी, बट मैं आपको हमेशा बोलता हूं अपने सेशन में कि हमेशा बेसिक चीजों को कंसीडर करके चलो, उनकी वैल्यू पहले रखो। अब अगर हम सभी नंबर्स को ध्यान दें तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं किस में लग गए होंगे? डिफरेंस लेने में। ओके, चलो देखो, जैसे कि 31 के बाद का प्राइम नंबर 37 के बाद 41 के बाद 43, 43 के बाद की प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 47, 47 के बाद 53, 59, 61 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन था वैसे। चलिए यहां पर आइए, एनोलॉजी। अब यहां 4 डिजिट से 4 डिजिट का कोड बनने जा रहा है। 635 473 से कनेक्टेड है। अब 4 डिजिट की संख्या है, यहां पर भी 4 डिजिट की संख्या है, इसको अवॉइड कर दो। 635 और 473 को ध्यान से देखिए, क्या कहीं आपको ये स्क्वायर्स या क्यूब्स की सेंस दे रहे हैं? क्यूब्स की सेंस 473 तो दे नहीं रहा। 635 भी बहुत दूर है, 512 है या तो 729 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं 8 और 9 के घन के भी बारे में बात करूं तो उसके इन बिटवीन है, बट काफी ह्यूज वैल्यू है। 512 से भी दूर है, 729 भी से भी काफी दूर है 635। स्क्वायर का कनेक्शन लेके चले तो यहां पर हम मान सकते हैं 22 के वर्ग में 11 कम किए गए हैं। तो ये किसके वर्ग में 11 कम किए गए? अगर हम 26 का भी लेंगे तो वो तो 676 होता है। ठीक है, तो एक कनेक्शन नहीं बन रहा। बट यहां पर आपके पास एक क्लू अवेलेबल है, ये 3 डिजिट के नंबर गिवन है, ये क्यों 4 डिजिट के नंबर गिवन है? तो जब भी ऐसी सेंस क्रिएट हो, लेंथी नंबर अवेलेबल हो, हमेशा डिजिट्स का रेफरेंस ले लो। अगर मैं सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करके देखूं तो ध्यान से देखिए होगा क्या। 7 6 13 4 17 और 8 कितने हो गए 25। यहां पर डिजिट्स का सम कितना आया 25। 9 5 14 7 21 और 4 कितना हो गया 25। तो यहां पर डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स जो है वो दोनों में सेम था। सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, वो क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा है। सिमिलरली 6 5 11 और 3 कितना हो गया 14। क्रॉस चेक करो, 7 4 11 और 3 कितना हो गया 14। तो सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग जो है वो सिमिलर है हर पेयर के अंदर। तो 7 5 12 और 3 इधर 15 बन रहा है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू होगा। तो 15 देखिए कहां बन रहा है, 7 4 11 6 ये नहीं होगा। 9 5 14 और 2 कितना हो गया 16।
7 3 10 और 4 14 हो गया, तो आंसर यही होगा। ये चेक कर लो, 8 6 14 और 1 कितना आ गया, 15। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ओके, तो बेसिक साइंस के ऊपर आए हैं, बट काफियों ने पूरे एग्जाम का लेवल देख के इसमें जरूर दिमाग दौड़ाया होगा और काफियों ने क्वेश्चन स्किप भी किया होगा। नेक्स्ट, 56 का संबंध 51 के साथ है, 71 का 64 के साथ, 69 का बताइए क्या होगा। काफी क्लोज्ड है नंबर एक दूसरे के साथ। अब मान लेते हैं कि यहां पर 56 7 और 8 गुणनखंड बन सकते हैं, बट 71 तो प्राइम नंबर है। कैसे करोगे काम, तो ध्यान दीजिए। अगर मैं 51 के गुणनखंड बनाऊं तो 51 को मैं लिख सकता हूं 17 गुना 3। 64 को क्या लिख सकते हो, 16 गुना 4 लिख सकते हो। ठीक है, 64 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 16 गुना 4 में स्प्लिट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, इसको 32 गुना 2 भी लिख सकते हो। बट हमें उन्हीं नंबर्स के बीच में उन्हें ब्रेक करना होता है जो आपको कनेक्शन में मिले। जैसे 51 को मैंने ब्रेक कर दिया, क्या 17 और 3 यहां से जनरेट किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए, 56 से 51 की बात करें तो या दूसरी संख्या को पहली संख्या के साथ कनेक्ट करके चलें तो वो क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है। 51 56 से कितना कम है, 5 कम है। 71 से 64 तक जाना है तो कितना माइनस करना पड़ा, 7 कम करना पड़ा। तो यहां पर क्या वैल्यू माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इधर 5 कम हुआ, इधर 7 कम हुआ, सिमिट्री तो है ही नहीं। तो आपको सोचना था इधर 5 क्यों कम हुआ, 7 क्यों कम हुआ। तो यहां पर ध्यान से देखिए, काफी अजीबोगरीब यहां पर लॉजिक देखने को मिला है। 56 में 56 का 10th डिजिट, दहाई का अंक सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। 71 में 71 का दहाई का अंक 7 वो माइनस कर दिया गया। तो 69 में 69 का दहाई का अंक कौन सा है, 6, तो वो माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, तो अजीबोगरीब आपका यहां पर पैटर्न बन रहा था। तो ये हमें क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू भी रेफरेंस मिल सकता था कि अगर मुझे ऑप्शन ऐसे अवेलेबल है तो इसमें से क्या वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। बस आपको ये 5 और 7 के बीच में आपको लॉजिक लगाने थे। नेक्स्ट, फ्लाइज इज टू बज, डव इज टू व्हाट। अब ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं ये बातें कि जो एनिमल्स या बर्ड्स, जो भी ये लिविंग बींग्स हैं, डिफरेंट साउंड्स मेड बाय दीज एनिमल्स, डिफरेंट साउंड्स मेड बाय दीज बर्ड्स। ठीक है, जो इंसेक्ट भी हो गए, उनके यंगर वंस, ये एनोलॉजी में काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू रख रहे हैं आजकल जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब बज क्या है, साउंड मेड बाय फ्लाइज। ठीक है, मक्खियों भिन भिन आती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, बजिंग साउंड जो है। डव कबूतर, वो क्या करते हैं, कू करते हैं। ठीक है, COO। नेक्स्ट, सहारा इज टू लीबिया इन द सेम वे गोबी इज टू व्हाट। लीबिया जो है वो सहारा डेजर्ट में आने वाली एक कंट्री है, कनेक्टेड है उसी से, तो गोबी डेजर्ट चाइना से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये भी आपका जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड था, वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वाला सीरीज का क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को टारगेट करके चलें, हर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके एक नया एलिमेंट ऐड ऑन हो रहा है। जैसे एट द रेट यहां पर कॉमन है, दूसरे और तीसरे में परसेंटेज कॉमन है, तीसरे और चौथे में स्टार कॉमन है, तो चौथे और पांचवें में ये डॉलर कॉमन होगा, स्टार की जगह नया एलिमेंट आएगा। देखो आपके सामने ही है, तो डॉलर तो पक्का आएगा आएगा और नया एलिमेंट ऐड ऑन होगा। बट हर ऑप्शन में देखिए डॉलर और एक नया एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ऐड हो ही रहा है। अब देखो ध्यान से चेंजेस कैसे हो रही हैं। एट द रेट नीचे शिफ्ट हो गया, दूसरे से तीसरे में परसेंटेज नीचे शिफ्ट हो रहा है, तीसरे से चौथे में स्टार नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो डॉलर अब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर डॉलर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहां पर आपका A और C ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से देखो कौन सा आंसर आएगा, वो डिपेंड करेगा ये इस तरह का जो आपके पास कॉर्नर में जाके ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ज्यादा क्लियर कर देता हूं मैं इसे। ये कॉर्नर पे जाके ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये देखो सेक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। पहले क्या है, वो साउथ ईस्ट में है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया ये ट्रायंगल एक तरह का, तो वो क्या बन गया, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये देखो रोटेशन में आ रहा है ना, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके बाद कहां रोटेट होके आएगा, ये कॉर्नर पे यहां पर। ठीक है, तो वो आ जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका डी। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा था, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट,
मीनिंगफुल वर्ड देखिए, तो ये मैट्रिक प्रीफिक्सेस आपको अवेलेबल हैं, माइक्रो, हेक्टो, नैनो, किलो, मिली। ठीक है, तो यहां पर छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी इकाई की तरफ टारगेट करना था। तो ऑप्शन का रेफरेंस ले लेते हैं। 3 की मेजोरिटी है ना, देखो, तो 3 से में भी आपका ऑप्शन जो है वो शुरू हो सकता है। 3 मतलब नैनो। ठीक है, सबसे बड़ी कम, सबसे छोटी इकाई अगर मैं सभी को कंपेयर करूं तो कौन सी है? नैनो। नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ मतलब के 1 बिलियंथ पार्ट। ओके, उसके बाद वैसे ये सबसे छोटी इकाई नहीं है ओवरऑल, अगर मैं ऑप्शन को कंपेयर करूं, क्योंकि इससे छोटी इकाइयां जो हैं वो जेप्टो भी है, योटो भी है, क्वेक्टो भी है। सबसे छोटी इकाई ओवरऑल देखा जाए तो 10⁻⁻30 होती है क्वेक्टो। ओके, तो अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए, बट अगर हम सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? नैनो, मतलब के नंबर 3। नैनो से सब बड़ी इकाई कौन सी है? यहां पर बात करें तो यहां पर है माइक्रो। माइक्रो जिसे हम म्यू से डिफाइन करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶, मतलब 1 मिलियंथ पार्ट। तो 3 के बाद कौन आ जाएगा? 1। 3 के बाद 1 आना चाहिए, देखो हर एक ऑप्शन में है, तो आप सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। माइक्रो के बाद कौन सी इकाई जाती है? मिली, मतलब 1000, इसको बोलते हैं हम मिली को 10⁻⁻3। ओके, तो वो कौन सा है? नंबर 5। इसके बाद आ जाता है हेक्टो। हेक्टो का मतलब क्या होता है? 10⁻2 पॉजिटिव में। ठीक है, 100। तो कौन सा है ये? नंबर 2। और लास्ट में क्या आ जाएगा? किलो, 10⁻3, 1000th पार्ट। 1000th पार्ट नहीं बोलेंगे, 1000 टाइम्स बोलेंगे, पॉजिटिव में होता है वो 10⁻4। ओके, तो ये हो गया नैनो। नैनो के बाद ये कौन सा हो गया आपका? माइक्रो। माइक्रो के बाद ये हो गया मिली, फिर ये हो गया हेक्टो, उसके बाद हो गया किलो। तो आपका सीक्वेंस रहेगा यहां पर 3 1 5 2 4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 37 का संबंध 43 के साथ है, 23 का 31 के साथ, तो 17 का बताइए किसके साथ होगा? तो यहां पर भी काफियों ने ये देखा होगा कि 37 से 43 6 नंबर बढ़ गए, यहां से यहां 8 नंबर बढ़ गए, तो आगे कितने नंबर बढ़ेंगे? तो वही बात आती है, क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, बस हम बेसिक चीजें नहीं कंसीडर करके चलते हैं। ये ध्यान से देखिए, सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनकी काफी इंपॉर्टेंस रखी जा रही है पिछले 2-3 सालों से। इस सीरीज में तो इंक्लूड हो ही रहे थे, एनोलॉजी में भी इंक्लूड हो गया। 37 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा होता है? 31, 41, बट 41 के बाद कौन आ रहा है यहां पर? 43, मतलब के 37 से 43 एक प्राइम नंबर का गैप है। सिमिलरली 23 से 31 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर कौन सा? 29, बस इसी का गैप है। तो 17 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा होता है? अभाज्य संख्या 19, बट 19 के बाद की प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 23, इसलिए आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर से दूसरे प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या से दूसरे अभाज्य संख्या में एक अभाज्य संख्या का गैप था, या ऑल्टरनेट प्राइम नंबर बोल लो। नेक्स्ट, JAMB, क्या कोड दिया गया है यहां पर? SBPA। चलिए, सबसे पहला टास्क, हर लेटर की एग्जैक्ट पोजीशन, 1 13 2, उसके बाद 19 2 16 एंड 1। चलो जी, लेटर टू लेटर पोजीशन वैल्यूज को कंपेयर करो। 9 नंबर बढ़ गए, 1 नंबर बढ़ा, यहां पर 3 नंबर बढ़े, यहां 1 नंबर कम हो गया, कोई सिमेट्री तो बन ही नहीं रही। या देखिए, इस 10 का नियर बाय कनेक्शन नहीं हो रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं दोनों, ये देखो ध्यान से, अगर मैं J का कोड S और M का कोड P के बारे में बात करूं, यहां पर दोनों की पोजीशन वैल्यू का सम कितना बना? 29। ये चेक करो, 13 और 16 कितना हो गया? 29। और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो 29 को हम 3 भी तो बोल सकते हैं। कैसे? 29 को स्प्लिट कर लो 26 + 3 में, साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो 26 को मैं 3 के इक्विवेलेंट भी मान सकता हूं। तो ये देखो, 1 और 2 कितना हो गया? 3 भी है। मतलब कि जो पोजीशन वैल्यू का सम है, जो वर्ड में बैठा हुआ लेटर है और जो कोड में बैठा हुआ लेटर है, दोनों की पोजीशन वैल्यू का सम कितना बन रहा है? 29। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, जैसे कि हमें JAMB का कोड अवेलेबल है, क्या दिया गया है? SBPA। ध्यान से समझना,
अगर मैं जे की पोजीशन लेफ्ट से ले रहा हूं 10, तो दाईं ओर से कितनी होती है 17, तो 17 और 2 कितने हो गए 19। समझ आया? देखो सिमिलरली ए की पोजीशन बाएं छोर से 1 है, तो दाएं छोर से कितनी होगी 26, 26 में 2 जोड़ दो तो 2 आ गया। एम की प्लेस वैल्यू बाएं से 13 है, तो दाएं से कितना हो गया 14, 14 में 2 जोड़ दो तो 16 आ गया। बी की पोजीशन बाएं से 2 है, दाएं से कितनी होगी 25, 25 में 2 जोड़ दो 27 है, मतलब ए आ गया। तो ये भी मेथड ओके है, ये भी मेथड ओके है, जैसे आप कंफर्ट फील करें वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमें जर्क का निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा JERK। तो यहां पर है 10, सम कितना चाहिए 29, तो 19 जोड़ेंगे 10 में तभी 29 बनेगा। आंसर एस से स्टार्ट हो रहे देखो। 5 में क्या जोड़ेंगे 24, तभी सम 29 बनेगा, और ये क्या आ गया x, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 18 r की प्लेस वैल्यू क्या जोड़ेंगे 11, 11 पे कौन है k, तो आपका ये ऑप्शन आंसर। सिमिलरली 11 में 18 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा r। ठीक है, राइट वाला भी केस लेके चल सकते थे, जैसे कि j की प्लेस वैल्यू दाईं ओर से कितनी होगी 17, देखो 17 और 2 19। ई की पोजीशन दाएं छोर से होगी 22, 22 और 2 24 हो गया। आर की पोजीशन दाएं छोर से कितनी है 9, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। के की पोजीशन दाएं छोर से है 16, 16 और 2 देखो 18 हो गया। तो दोनों मेथड वैलिड है यहां पर। कनाडा, जापान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, जर्मनी और मलेशिया, और क्वेश्चन में ये मेंशन था जो आपको ये कंट्रीज अवेलेबल हैं इनको ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ अरेंज करना है। अगर आप सभी को कंपेयर करें तो सभी के अकॉर्डिंगली सबसे ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी कंट्री अवेलेबल होती है हमारे पास, जापान। ओके, जापान के बाद कौन सी कंट्री आ जाती है सभी को कंपेयर करें, उज्बेकिस्तान तो वेस्ट में हो गया, हाँ ये आ जाती है आपकी मलेशिया। ठीक है, उसके बाद कौन सी आ जाती है मलेशिया। सभी को कंपेयर करें, मलेशिया के बाद इनमें से कौन सी आती है फिर इंडिया। इनकी लोकेशन के हिसाब से, जिस तरह से आपको वर्ल्ड मैप अवेलेबल होगा ना, उनकी लोकेशन के हिसाब से मैं इनको सेट करता जा रहा हूं। चलो कौन कौन सा हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया हो गया, मतलब 2 6 3। ऑप्शन मैच करो, आ रहा है ये देखो। आपको आगे क्रॉस चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि यही सीक्वेंस बनेगा। चलो उसके बाद भी फिर भी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर इसके वेस्ट में हो जाता है जर्मनी, सभी को कंपेयर कर रहा हूं, जर्मनी आ गया, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और उसके बाद फारदेस्ट वेस्ट में कौन आ जाता है, कनाडा, इधर यूएसए, उसके ऊपर क्या है कनाडा है। ठीक है, तो मैच कर लीजिए। बाकी देखो 4 5 1 बिल्कुल वैलिड सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन 2 में। बस इस चीज का ध्यान रखना था आपको, ईस्ट टू वेस्ट जाना है या वेस्ट टू ईस्ट। देखो लॉजिकल सीक्वेंस है, वर्ड जियोग्राफी के ऊपर बेस्ड आया है। ओके, तो ये चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो ही ये डुएबल था, अदरवाइज काफी उन्हें स्किप भी किया हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैन नेवर ओनली अ फ्यू, काफी केसेस आए हैं इसलिए मैं सिलोजिज्म यहां पर करवा रहा हूं। कहता ऑल कोबलर्स आर मैसन्स, ऑल कोबलर्स आर मैसन्स, कोई भी मैसन जो है वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है। और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रीशियन जो है वो प्लम्बर का पार्ट है। चलिए निष्कर्ष देखिए, पहला क्या कहता है, कहता है सभी प्लम्बर्स जो हैं कभी भी मैसन्स नहीं हो सकते। सभी प्लम्बर्स कभी भी मैसन्स नहीं हो सकते, जी बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन प्लम्बर्स का मैसन्स है ही नहीं। इस पोर्शन की वजह से कभी भी प्लम्बर जो है सारे के सारे मैसन्स नहीं हो सकते। अगर आप इसे फॉल्स बोलते हो तो इसका मतलब सारे प्लम्बर मैसन्स का पार्ट हो सकते हैं। अगर सारे प्लम्बर मैसन्स बन गए तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर देंगे, इलेक्ट्रीशियन भी तो फिर मैसन्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपकी कॉन्ट्राडिक्शंस आए स्टेटमेंट की तो वहां कंक्लूजन क्या रहेगा, फॉल्स। सम इलेक्ट्रीशियंस आर कोबलर्स, क्या कुछ हिस्सा इलेक्ट्रीशियन का कोबलर के अंदर आया, विजिबल नहीं है, तो पहला दूसरा आपका गलत हो गया। आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली 1 फॉलोस, केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, सम फ्रैक्शंस आर मार्ट्स, कुछ हिस्सा फ्रैक्शंस का जो है वो मार्ट्स के अंदर आ रहा है। कोई भी मार्ट जो है वो क्या है, स्टड नहीं है, और सारे के सारे स्टड जो है वो किसका पार्ट है, फ्रॉग का पार्ट। चलिए निष्कर्ष कहता है कुछ फ्रैक्शन जो है डेफिनेटली, निश्चित रूप से, अगर आपको ये डेफिनेटली टर्म ना भी गिवन हो तो भी आप निश्चित रूप से या डेफिनेटली ही ट्रू और फॉल्स मार्क करते हो। कंक्लूजन श्योरिटी बेस्ड, इसका मतलब है श्योरिटी। ठीक है,
तो घबराना नहीं है ये टर्म्स देके। कहता सम फ्रैक्शंस आर नॉट स्टड्स, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कुछ फ्रैक्शन का हिस्सा स्टड नहीं है। ये देखो ये फ्रैक्शन का हिस्सा ऐसा है जो स्टड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास मार्ट स्टड नहीं है तो फ्रैक्शन का जो हिस्सा मार्ट के अंदर आ रहा है वो भी स्टड नहीं है। सम फ्रैक्शंस आर नॉट मार्ट्स, कुछ हिस्सा फ्रैक्शन का मार्ट नहीं है, वो तो विजिबल नहीं हो रहा। हमारे पास ये डाटा गिवन है कि कुछ फ्रैक्शन मार्ट हैं बट रिमेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन ना, डाउटफुल केस है, तो इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। आंसर आएगा ओनली वन फॉलोस। कप का कोड गिवन है, फिट का कोड गिवन है, फन का बताना है। चलो कप का कोड हमें क्या दिया गया है यहां पर 45। चलिए क्रॉस चेक करते हैं पहले तो एग्जैक्ट पोजीशन C3U21P16, तो देखो क्या बनेगा 21 और 3 24 और 16 कितना हो गया 40। ठीक है, तो 40 में कितने जुड़े 5 जुड़े तो 45 आया। कितने जुड़े यहां पर 5 जुड़े। ओके 21 3 24 और 6 16। ठीक है, आगे चेक कीजिए यही चीज यहां पर हो रही है। फिट का कोड 9 और 6 15 और 20 कितने हो गए 15 और 20 हो गए 35, बट 35 में तो यहां पर 15 जुड़ रहे हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू यहां बाएं छोर से लेके ऐड कर रहा था तो दाएं छोर से ऐड करके देखें कैसे करेंगे। अब आपको पता है 3 लेटर्स हैं तो 27 का 3 गुना कितना हो गया 81, 81 में 40 माइनस करो कितना आ गया 41। तो मतलब जब आप सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को दाएं ओर से लेके जोड़ेंगे ना तो जोड़ 41 बनेगा, तो 41 में 4 जोड़ दो कितना आ गया 45। सिमिलरली फिट वर्ड में देखो हर लेटर की पोजीशन दाएं ओर से F21 I18 T7, ये चेक करो कितना बनता है 18 7 25 और 21 कितना बन गया 46। 46 में फिर से 4 जोड़ेंगे 50, ये बिल्कुल वैलिड है। मतलब कि हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को दाएं ओर से रिवर्स सीक्वेंस में लेके ऐड कर दीजिए, फिर लास्ट में जाके उनमें 4 और जोड़ देने। ठीक है, चलो तो क्या बनेगा यहां पर ये देखिए 21 और 6 27 बन गया, 27 और 13 40, 40 और 4 कितना हो गया 44, 44 आपका आंसर। सम ट्रिप्स आर हाइक्स, कुछ हिस्सा ट्रिप्स का जो है वो हाइक्स बन के बैठे हैं, सभी हाइक्स जो हैं वो क्लाइम्स बन के बैठे हैं, और कुछ हिस्सा क्लाइंब का क्या है जंप्स का पार्ट है। तो पहला कहता है कैन नेवर, देखो कैन नेवर हमेशा श्योरिटी की डिमांड करता है, डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन गिवन होना चाहिए। अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो नेगेटिव कंक्लूजन कोई ट्रू नहीं होता श्योरिटी में, और कैन नेवर श्योरिटी के ही इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एटलीस्ट सम हाइक्स आर जंप्स, एटलीस्ट आया तो इसका मतलब ये नहीं है संभावना या पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, एटलीस्ट मतलब सम। क्वांटिफायर मतलब कि वो आपकी स्टेटमेंट का पार्ट है, तो इस एटलीस्ट का मतलब यहां पर क्या आ रहा है सम, कि सम हाइक्स आर जंप्स, कुछ हिस्सा हाइक्स का जंप्स के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये भी गलत हो गया, आंसर वुड बी नाइदर नोर। ठीक है, नेक्स्ट NODUS, क्या कोड दिया गया है KJUDF, KJUDF। चलिए सबसे पहले एग्जैक्ट पोजीशन 14 और 15 4 21 19, इसके बाद 11 10 21 4 और 6, करो जी कंपेयर। 14 से 11 3 नंबर कम हो गए, 5 नंबर कम हो गए, ये तो ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, फिर बात नहीं बन रही। ये देखो एक और चीज ध्यान में रखिए, 14 और 11 कितना हो गए 25, 15 और 10 25, 4 और 21 25, 21 4 25, 19 और 6 25, मतलब पोजीशन वैल्यूज का सम 25 बनता जा रहा है। तो यहां पर हमें नेवल का कोड निकालना था, तो n की पोजीशन वैल्यू क्या है 14, 11 क्या जोड़ेंगे 11, मतलब लेटर आ जाएगा k। ये देखो हर ऑप्शन k से शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको दूसरा लेटर वैसे देखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी मैं पूरे का पूरा करवा देता हूं। A1 कितना जोड़ेंगे 14, सॉरी 24, सम 25 बनाना है ना, तो कौन बैठा हुआ है x। उसके बाद V22 कितना जोड़ेंगे 3 C, E5 कितना जोड़ेंगे 20, मतलब के T, L12 कितना जोड़ेंगे यहां पर 13, मतलब के M। सम आपको 25 चाहिए था, KXCTM, ए ऑप्शन में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो नॉर्थ अमेरिका का संबंध मैक्सिको से है, तो साउथ अमेरिका का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है क्रैनबेरी।
अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहीं से ही पता चल रहा है, ये तो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है। तो यहां पर मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, ठीक है, मैक्सिको सिटी है। ओके, तो मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो साउथ अमेरिका का पार्ट यहां पर कौन सा होगा? वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला ही होना चाहिए, क्योंकि जमाइका और क्रैनबेरी जो है वो भी नॉर्थ अमेरिका में है, और फ्रैंकफर्ट जो है वो यूरोपियन है। वेनेजुएला होगा फिर यहां पर आंसर, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, मे बी आई एम रॉन्ग। जहां तक मुझे ध्यान है तो यहां पर आंसर वेनेजुएला होना चाहिए, साउथ अमेरिका का पार्ट है। नेक्स्ट, कोडेड रिलेशन की टाइप गिवन थी, तो आपको बताना था कि W का संबंध P से किस तरह है, ठीक है। तो W का P से क्या रिलेशन है, तो आपको स्टेटमेंट ही पूरी की पूरी सॉल्व करनी थी। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? A B की वाइफ है, तो यहां W V की वाइफ है। W जो है वो किसकी वाइफ है? V की वाइफ है, ठीक है। तो W P से किस तरह संबंधित है? तो किसी की वाइफ है वो, ओके। तो सन्स वाइफ, मदर्स ब्रदर सन्स वाइफ, ऐसा हो सकता है ऑप्शन, बट फिर भी हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, आगे देखिए, V हैश T, हैश का मतलब यहां पर क्या है? हाँ जी, हैश सिंबल ये रहा, हैश का मतलब है सन, तो V इज द सन ऑफ T। उसके बाद देखिए माइनस, माइनस रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, तो T इज द ब्रदर ऑफ R। उसके बाद R प्लस, प्लस रिप्रेजेंट करता है मदर को, तो R इज द मदर ऑफ P। तो देखिए ध्यान से कि W का P के साथ क्या रिलेशन है, तो W जो है वो P के मदर के ब्रदर के सन की वाइफ है। मदर्स ब्रदर्स सन्स वाइफ, लकीली हमारा डी ऑप्शन ही फाइनल आंसर आ रहा है। मतलब स्प्लिट करके आपको ऑप्शंस आ रहे हैं पिछले 2 साल से, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन दे दिया कजन्स वाइफ, ऐसा नहीं होता, आपको ऑप्शन ऐसे बन ही नहीं रहे, पूरे के पूरे रिलेशन को एक बार ब्रेक करके पूरा तोड़ के वो आपको ऑप्शन में अवेलेबल किया जा रहा है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू, तो आपको पता है ये सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है। केवल कुछ ही लेटर्स ऐसी हैं जो क्या बन के बैठी हैं? वॉल्स, मतलब के रिमेनिंग पोर्शन लेटर्स का वॉल्स नहीं है। ओनली अ फ्यू, जिसको नहीं पता तो एक काम करो, सिलॉजिज्म के सेशंस पड़े हैं यूट्यूब पे, जाके देखिए, वहां पर मैंने ओनली अ फ्यू के केसेस करवा रखे हैं। खास तौर पे जो आपका पिछले 5 साल की TCS सीरीज हमने जो चलाई थी, TCS के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, जाके जरूर देखना। कैन नेवर भी पक्का मिलेगा, ओनली वाले केसेस में मिलेंगे। तो ओनली अ फ्यू वो सम और सम नोट का दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि केवल कुछ ही लेटर्स ऐसी हैं जो वोक्स हैं, मतलब रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो वोक्स का, वोल्स का पार्ट नहीं है। सम लेटर्स आर वैन्स, कुछ हिस्सा लेटर्स का क्या बन के बैठे हैं? वैन्स बन के बैठे हैं, और सभी वैन्स जो हैं वो किसका पार्ट है? कैन्स का। चलो निष्कर्ष, सम कैन्स आर लेटर्स, क्या कुछ हिस्सा कैन्स का लेटर्स है? जी बिल्कुल है, ये देखो, अगर सारी की सारी वैन्स कैन्स बन बैठी हैं तो कैन का कुछ हिस्सा देखो लेटर के बीच में आ रहा है। ऑल वोल्स बीइंग कैन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी वोल्स कैन का हिस्सा हो सकती हैं? ट्रू पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स के बीच में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो वैन सॉरी वोल और कैन के बीच में रिलेशन नहीं है, तो आप कुछ भी संभावना लगा सकते हो। नो वैन कैन बी वोल्स, कोई भी हिस्सा वैन का वोल नहीं हो सकता, क्या ये संभावना है? हाँ जी, कोई भी हिस्सा वैन का, जस्ट अ सेकेंड, नो वैन्स कैन बी वोल्स, कोई भी वैन वोल नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है? कोई भी हिस्सा वैन का वोल नहीं हो सकता। हाँ ये संभावना है, क्योंकि हमें वैन और वोल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या सारा वैन वोल हो सकता था? वो भी हो सकता है। कोई भी वैन वोल का हिस्सा नहीं हो सकता, संभावना वो भी वैलिड है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही पोर्शन लेटर जो है वो वैन के अंदर बन के बैठे हैं। तो यहां पर आपके तीनों के तीनों निष्कर्ष वैलिड होंगे। मे बी इन्होंने आंसर आपको गलत दिया होगा, ओनली 1 और 2 फॉलो दिया होगा, एक बार चेक कर लेना आंसर की में। ओके, यहां पर तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आपको कोडेड में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको क्वेश्चन पुट किया गया है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू ए।
यू ए से किस प्रकार संबंधित है, तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसको आपको सॉल्व करना था। तो यू का रिलेशन ए से बताना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि यू यहां का पार्ट है, ए यहां का पार्ट है। यू हैश टी पहले सॉल्व कर लो। हाँ जी, यहां पर हैश का मतलब क्या है, फादर, तो यू इज द फादर ऑफ टी। अब आर और ए को सॉल्व करने का क्या फायदा, यहां पर टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठाओ, क्योंकि आर यहां पर बैठा है ना, तो ये वाला पार्ट कंसीडर करके लेके आओ कि एस एक्सक्लामेटरी का साइन, फिर क्या गिवन है, टी। तो एक्सक्लामेटरी क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी एक्सक्लामेटरी ढूंढो, कहां पर गिवन है एक्सक्लामेटरी, है नहीं क्या, वो बैठा लास्ट में, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहां पर बनेगा एस इज द सिस्टर ऑफ टी। ओके, उसके बाद देखिए और क्या हमें दिया गया है, आर ग्रेटर देन एस। तो आर ग्रेटर देन एस का मतलब क्या है, हाँ जी ग्रेटर देन का साइन क्या कहता है, ये देखो, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस। अब देखो आर यहां पर इंक्लूड हो गया, तो आर हैश ए को आप यूज कर सकते हो। हैश का मतलब क्या है, फादर, तो आर इज द फादर ऑफ ए। बस हमें यू का रिलेशन ए के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए था, तो आपको पी और क्यू को इंक्लूड करने की नीड नहीं है, क्योंकि यू और ए फ्रेम का पार्ट बन चुके हैं। तो वो कौन है, वो उसकी मदर के फादर है। मदर्स फादर मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, बट आपको मदर्स फादर ऑप्शन में गिवन था। तो आपको चॉइस ऐसे ही रखनी है एग्जाम के अंदर, जब भी आप ऑप्शन चूज करने जाएं हमेशा रिलेशन को ब्रेक करके ही ऑप्शंस गो थ्रू करना, क्योंकि आपको तोड़ के दिए जा रहे हैं आज का रिलेशन। नेक्स्ट, कोई भी संख्या मशीन नहीं है, नो नंबर इज अ मशीन। उसके बाद नोट अ सिंगल मशीन इज अ बाउल, कोई भी एक सिंगल मशीन जो है वो बाउल का पार्ट नहीं है। और एवरी बाउल इज अ सिंक, हर एक हिस्सा बाउल का क्या है, सिंक बन के बैठा है। तो नेगेटिव रिलेशन आपको यहां पर मशीन और बाउल के अंदर गिवन था, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये टाइप का जो वेन डायग्राम है 3-4 शिफ्ट में आया है। सम सिंक्स विच आर बाउल्स, कुछ हिस्सा सिंक्स का जो बाउल्स है, मतलब इसकी बात कर रहा है। ये हिस्सा जो सिंक्स का बाउल्स है, क्या जरूरी है वो संख्या भी बन के बैठा है, नहीं। संख्या कहां पर है, ये वाला बाउल वाला पोर्शन कहां पर है, कोई कॉमन रिलेशन ही नहीं है। तो एक कंडीशन दी गई है, किसी एक पैरामीटर का कनेक्शन किसी तीसरे के थ्रू पूछा जा रहा है। नो नंबर इज अ बाउल, कोई भी हिस्सा नंबर का बाउल नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए था, ये भी गलत हो गया। सम सिंक्स आर बाउल, क्या कुछ हिस्सा सिंक्स का बाउल है, जी बिल्कुल है। जब सारे बाउल्स ही सिंक्स बन के बैठे हैं तो आंसर वुड बी ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट, नो चार्ट इज अ कास्केट, कोई भी हिस्सा चार्ट का जो है वो कास्केट नहीं है। नोट अ सिंगल कास्केट इज अ हाउस, कोई भी एक सिंगल कास्केट जो है वो किसका पार्ट नहीं है, हाउस का पार्ट। और हर एक हाउस जो है वो एडाप्टर है। देखो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बताया था ना मैंने, 3-4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। सम एडाप्टर्स विच आर हाउसेज, सम एडाप्टर्स विच आर हाउसेज, ऐसे एडाप्टर जो हाउसेज का पार्ट है, मतलब इसकी बात कर रहा है। आर चार्ट्स एज वेल, क्या ये हिस्सा चार्ट्स का भी पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चार्ट हाउस नहीं है, तो उसके लिए आपको चार्ट और हाउस में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए था, ये भी गलत। सम एडाप्टर्स आर हाउसेज, कुछ हिस्सा एडाप्टर का हाउसेज है, जी बिल्कुल है। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो यहां पर आंसर रहेगा ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट, फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, कुछ, कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो बिल्डिंग्स हैं। फ्यू डॉक्टर्स आर बिल्डिंग्स। ज्यादा फीलिंग मत लेना, कहीं ये सोचो डॉक्टर बिल्डिंग कैसे बन गए भाई, सिलॉजिज्म है, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट बिल्डिंग आर पेपर्स, मोस्ट का मतलब भी क्या होता है, ज्यादातर, मतलब सम, फुली डिफाइंड तो नहीं है। तो सम बिल्डिंग्स आर पेपर्स एंड ऑल पेपर्स आर फ्रॉग्स। ठीक है, चलो निष्कर्ष के ऊपर आइए। पहला कहता है सम, अब देखो लिखा सम हुआ है, सॉरी फ्यू हुआ है, आपको सम पढ़ना है। सम डॉक्टर्स आर पेपर्स, क्या कुछ हिस्सा डॉक्टर्स का पेपर्स के अंदर आ रहा है, ये देखो कॉमन कनेक्शन नहीं है, पहला फॉल्स। सम फ्रॉग्स आर डॉक्टर्स, कुछ हिस्सा फ्रॉग्स का डॉक्टर के अंदर आ रहा है, ये भी कॉमन कनेक्शन नहीं है, ये भी फॉल्स। सम बिल्डिंग्स आर फ्रॉग्स, ये देखो ये हिस्सा बिल्डिंग्स का, ये देखो फ्रॉग्स का पार्ट बन के बैठा है, कॉमन पोर्शन शेयर कर रहे थे। तो यहां पर आपका तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो मे बी ये लास्ट क्वेश्चन हो, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो थे थोड़े से टिपिकल लेवल के थे,
जहां पर जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है वहां पर तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। इसके अलावा काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे जो मुझे लगता था पर्सनल लेवल पे कि हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं आपके सामने चैलेंजिंग, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। बस अगर आ गया, डूएबल लगता है तो कीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सामने 25 का क्वेश्चन का सेट है तो एक आधा छूट भी जाए तो डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके लिए टफ है तो वो सभी के लिए टफ होगा, आपके लिए इजी है तो सभी के लिए इजी होगा। ओके, चलो, तो इस सेशन में इतना ही। जैसे ही आगे आने वाले एग्जाम्स रहेंगे, ये देखो, ये करवाने का मेन पर्पस यही था कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आपको ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं तो उसके लिए रेडी रहिए, मेंटली प्रिपेयर होके चलो। ये नहीं है कि एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया और बुखार चढ़ गया, आपको टेंशन इतनी हो गई जिसका इम्पैक्ट और सेक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के चलना है। ओके, चलो, जैसे ही एग्जाम आगे होंगे और इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आएंगे वो हम साथ के साथ आपको कंसीडर करके देते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को स्किप मत करके चलो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, ठीक है जी। चलिए, जल्दी ही मिलते हैं अब आप अपने अगले सेशन के साथ। टेक केयर।